रिसेंटली टेक्नोलॉजी द्वारा की गई डेवलपमेंट इंप्रेसिव है, बट इन फ्यूचर कुछ आविष्कारें दूसरों की तुलना में बड़ी हैं। हम सभी कल्पना कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक पूरी तरह से काम करने वाला रोबोट सहायक हो, उदाहरण के लिए। लेकिन अगर कोई इस साल ऐसी चीज के लिए एक वर्किंग मॉडल लेकर आए तो हमें काफी आश्चर्य होगा। इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ही ऐतिहासिक इन्वेंशन के बारे में जो आपको हैरान कर देगा। इन दिनों सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें देखना आम बात होती जा रही है, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं कि ऐसी गाड़ियां भविष्य की गाड़ियां हैं। हालांकि यह सच नहीं है। इलेक्ट्रिक कारें वास्तव में बहुत लंबे समय से हमारे साथ हैं। पहली गाड़ी जिसे इलेक्ट्रिक कार कहा जा सकता है, उसे रॉबर्ट एंडरसन ने स्कॉटलैंड में 1830 के दशक में बनाया था। उन्होंने अपने वाहन को मोटराइज्ड कैरिज कहा और इसे गैल्वेनिक सेल बैटरी से चलाया। साथ ही स्कॉट रॉबर्ट डेविडसन ने 1841 में एंडरसन के काम का अनुसरण करते हुए एक बैटरी चालित लोकोमोटिव बनाया जो 6 टन माल ले जाते हुए 4 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति से लगभग 1.5 मील की यात्रा करने में सक्षम था। रिचार्जेबल बैटरी के आविष्कार के साथ 1859 में इलेक्ट्रिक वाहन और भी अधिक उन्नत हो गए, जिसके कारण थॉमस पार्कर 1884 में इंग्लैंड में प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक कार लेकर आए। जैसा कि हमने कहा, इलेक्ट्रिक कारें नियमित कारों की तरह ही लंबे समय से इस्तेमाल में हैं और कुछ मामलों में तो इससे भी लंबे समय तक। परफॉर्मेंस को इतना अच्छा बनाने के लिए कि उन्हें कमर्शियली व्यवहार्य बनाया जा सके, अब तक केवल यही किया गया है। मशीन गन के आविष्कार से बहुत पहले रिपीटिंग क्रॉसबो था। इस उपकरण को कभी कभी जुगा क्रॉसबो के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम एक संकेत है कि यह एक चीनी आविष्कार है। हथियार के आविष्कार का श्रेय पारंपरिक रूप से 3री शताब्दी के 3 साम्राज्यों के युग के महान सैन्य रणनीतिकार झुगे लियांग को दिया जाता है। हालांकि इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया था। वास्तव में इसका इससे कोई लेना देना नहीं था और इसका आविष्कार उनके जन्म से सदियों पहले लड़ाई वाले राज्यों की अवधि के दौरान भी हुआ होगा। रिपीटिंग वाले क्रॉसबो में 3 एलिमेंट एक ही मोशन में कंबाइन होते हैं: धनुष फैलाना, बोल्ट लगाना और शूटिंग करना। एक बार इसका आविष्कार हो जाने के बाद यह चीन में एक आम हथियार बन गया। यह 20वीं सदी की शुरुआत में किंग राजवंश युग के अंत तक उपयोग में रहा। हालांकि तब तक इसे सेना द्वारा लंबे समय से त्याग दिया गया था और इसके बजाय इसे एक उपयुक्त हथियार के रूप में देखा गया था। जैसे कि एक महिला के पास हथियार होता है जिसे वह अपने घर को लुटेरों या अन्य खतरों से बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इससे निकलने वाला तीर पारंपरिक क्रॉसबो जितना शक्तिशाली नहीं होता था, इसलिए सैनिक अक्सर अपने तीरों की नोक को जहर में डुबोकर मारते थे। लिखित इतिहास से पता चलता है कि इवान पेट्रोविच कोलिबिन उस समय के सबसे महान रूसी आविष्कारकों में से एक थे, जो कि एक दुख की बात है कि उनके बहुत कम आविष्कार आज तक बचे हुए हैं। कोलिबिन के आविष्कार का खो जाना और भी ज्यादा चिंताजनक है। उनका जन्म अप्रैल 1735 में हुआ और 1818 में निधन से पहले 19वीं सदी तक जीवित रहे। शुक्र है कि उनके द्वारा बनाई गई कुछ कलाकृतियां आज भी हमारे पास हैं, जिनसे हम उन्हें याद कर सकते हैं, और उनमें से सबसे प्रभावशाली एक शानदार सुनहरे अंडे के आकार की घड़ी है। कोलिबिन ने कैथरीन द ग्रेट के लिए यह घड़ी बनाई थी और 1760 के दशक के दौरान उसे व्यक्तिगत रूप से भेंट की थी। इसमें 427 अलग अलग भाग हैं और दोपहर में यह कोलिबिन द्वारा विशेष रूप से महारानी के लिए रचित एक कैंटटा बजाता है। हर 15 मिनट में म्यूजिक के अलग अलग पिचे से बजाए जाते हैं और जब अंडा खुलता है तो अंदर की मैकेनिकल आकृतियां ईसाई बाइबल से पुनरुत्थान के दृश्य को दर्शाती हैं। घड़ी एक हंस के अंडे से भी बड़ी वस्तु के लिए जटिलता का एक लुभावने स्तर को प्रदर्शित करती है और यह इमेजिन करना कठिन है कि कोई भी आज इसे दोबारा बनाने की कोशिश करने के लिए हिम्मत नहीं किया। यहाँ 21वीं सदी में हमारे पास अभी भी भूकंप की भविष्यवाणी करने का कोई पूरी तरह से सटीक तरीका नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे मानव जाति हजारों सालों से जूझ रही है और भूकंप डिटेक्टर बनाने का पहला झांक प्रयास चीन में वर्ष 132 में हुआ था। यह झांग हेंग द्वारा डिजाइन किया गया सीस्मोग्राफ है और उस युग के आविष्कार के लिए यह अविश्वसनीय रूप से कमाल है। झांग का यह डिवाइस जमीन पर रखकर काम करता है, जहां यह लंबी दूरी से आने वाले झटकों का पता लगाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील है। जब भूकंप का पता चलता है तो सीस्मोग्राफ के भीतर एक पेंडुलम झूलता है। यदि झूलना काफी मजबूत हो जाता है तो यह डिवाइस के किनारे पर एम्बेलिश्ड ड्रैगन में से एक के मुंह से एक गेंद को हटा देगा, जो फिर समान रूप से एम्बेलिश्ड मेंढकों में से एक के मुंह में गिर जाता है।
यह न केवल भूकंप के दृष्टिकोण को इंगित करता है, बल्कि ऑब्जर्वर को यह भी अनुमान देता है कि भूकंप किस दिशा में हो रहा है। हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि झांग हेंग अपने समय से बहुत आगे थे, या हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि इतने सालों बाद भी हम भूकंप की भविष्यवाणी करने का कोई बेहतर तरीका नहीं खोज पाए हैं। जब रोमानियाई आविष्कारक वासल कार्पेन ने 1950 दशक में बैटरी बनाई थी, तो किसी ने परवाह नहीं की थी। आखिरकार बैटरी तो बैटरी ही होती है और वे 10 पैसे में बिकती हैं। कार्पेन की बैटरी कैसे काम करती है, यह जानने के लिए वैज्ञानिक आज लाखों रुपए से कहीं ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। इस बैटरी को अब कार्पेन स्पाइल के नाम से जाना जाता है और यह लगभग 70 वर्षों से लगातार काम कर रही है। कुछ लोगों ने इसे परपीचुअल मोशन मशीन के रूप में एक्सप्लेन किया है। वैज्ञानिक इस असेसमेंट से अग्री नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा उपकरण अस्तित्व में नहीं हो सकता, क्योंकि यह थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को तोड़ देगा। यह अनुमान लगाया गया है कि बैटरी के इलेक्ट्रोड शुद्ध सोने और प्लैटिनम से बने होने के कारण इसकी लंबी उम्र का कुछ संबंध हो सकता है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है। बैटरी में सिर्फ 1 वोल्ट का चार्ज होता है, इसलिए यह किसी भी महत्वपूर्ण चीज को पावर देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन बैटरी के भविष्य की संभावनाओं की कल्पना करें। अगर इसका रहस्य समझा जा सके, यह बैटरी की एक पूरी नई पीढ़ी के लिए टेम्पलेट बन सकता है, जिसे कभी बदलने की जरूरत नहीं होगी। आपका फोन कभी भी फिर से चार्ज नहीं करना होगा। 1559 में जब स्पेन में टीबी बांध बनाया गया था, तब बांध के विचार में कुछ भी क्रांतिकारी नहीं था। लेकिन टीबी बांध किसी भी अन्य बांध की तरह नहीं है। यह वास्तव में पूरे यूरोप में सबसे पुराना चिनाई वाला बांध है और संभवतः पूरी दुनिया में अपनी तरह का सबसे पुराना बांध भी हो सकता है। इसे पूरा करने में स्पेनियों को 15 साल लगे और अंततः 1594 में इसके पूरा होने की घोषणा की गई। आजकल यह बांध इससे निकलने वाले वाटरफॉल्स के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वाटरफॉल कभी भी इसके डिजाइन का हिस्सा नहीं था। इसके बजाय यह एक स्पिलवे है जिसे बांध में बाढ़ आने के बाद 1697 में बनाया था। यूरोप में इससे भी पुराने बांध हैं, लेकिन वे बहुत छोटे हैं, बहुत कम जटिल हैं और ज्यादातर रोमनों द्वारा बनाए गए थे। टीबी बांध का उद्देश्य जलाशय बनाना और टीबी के आसपास सिंचित क्षेत्रों को बनाने में मदद करना था, लेकिन यह इस उद्देश्य में ज्यादातर विफल रहा। इसलिए बाद में बाढ़ आई और स्पिलवे बनाने की जरूरत पड़ी। आज टीबी बांध एक पर्यटक आकर्षण के रूप में प्रसिद्ध है और अगर विजिटर काफी हिम्मत रखते हैं तो वे नीचे भी चढ़ सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि लोग अक्सर इलेक्ट्रिक कारों को भविष्य की तकनीक के रूप में गलत समझते हैं। यही बात सोलर पैनल के बारे में भी कही जा सकती है। सोलर पैनल अक्सर नए घरों के डिजाइन में शामिल किए जाते हैं और सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने के लिए ग्लोबल मूवमेंट चल रहा है। लेकिन पैनल के बारे में कुछ भी नया नहीं है। बेल लैबोरेटरीज ने 1954 में पहली सोलर सेल का अनावरण किया था, जिसमें एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर शामिल था जो प्रकाश को बिजली में बदल देता था। बेल लैबोरेटरीज का काम आरएस ओहल के पहले के शोध पर आधारित था, जिन्होंने 1940 के दशक के अंत तक यह निर्धारित किया था कि जब सूरज की रोशनी सिलिकॉन के वेफर्स से टकराती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। बाद में 1954 में जीएल पियर्सन, डीएम चैपलिन और सीएस फुलर नामक 3 वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन की कई रेजर ब्लेड आकार की पट्टियों से बना एक सौर पैनल सरणी बनाया और उन्हें सीधे सूर्य के प्रकाश में रखा, फ्री इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लिया और उन्हें विद्युत प्रवाह में बदल दिया। उनकी बैटरी सूर्य के प्रकाश के बमुश्किल 5% से ज्यादा को उपयोगी ऊर्जा में बदल देती थी और इसलिए बहुत से लोगों ने व्यवहार्य सौर पैनलों के विचार को खारिज कर दिया। लेकिन देखिए, हम अब कहां हैं। आज भी दुनिया भर के कई बड़े शहरों और कस्बों में आरा मिलें मौजूद हैं, लेकिन आरा मिल की अवधारणा का पता हिरापोलिस से लगाया जा सकता है। 3री शताब्दी में हिरापोलिस फ्रिसिया का एक शहर था जो अब तुर्की का हिस्सा है। हिरापोलिस आरा मिल एक रोमन आविष्कार है जो पत्थर से बना है लेकिन पानी से चलता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी झात मशीन है जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को मिलाकर क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म बनाती है। हम नहीं जानते कि इस उपकरण के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाए, लेकिन मार्कस ऑनरेलियस अम्मियानोस नामक व्यक्ति के ताबूत पर एक शिलालेख है जिसमें वाटर मिल की एक चित्र है। साथ ही पहियों के साथ उनके कौशल की याद में एक शिलालेख भी है। यह हमारे लिए निश्चित रूप से यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अम्मियानोस ही आविष्कारक थे। यह उपकरण अपने समय से इतना आगे था कि 6ठी शताब्दी तक, यानी इस आरा मशीन के आविष्कार के पूरे 300 साल बाद तक,
पुरातात्विक अभिलेखों में कोई अन्य दरार और कनेक्टिंग रॉड आधारित तंत्र दिखाई नहीं देता। इससे यह सवाल उठता है कि इस तकनीक को कभी दोहराया क्यों नहीं गया, और यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हम शायद कभी न दे पाएं। ब्लेज पास्कल एक लेखक, दार्शनिक, आविष्कारक, गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। हम उन्हें कैलकुलेटर के आविष्कारक के रूप में भी थोड़ा जानते हैं। 17वीं शताब्दी में जीने और मरने वाले किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कहना असंभव लगता है, लेकिन यह एक तथ्य है। पास्कल द्वारा आविष्कृत कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता है और इसका आविष्कार फ्रांसीसी प्रतिभा ने अपने पिता द्वारा टैक्स सुपरवाइजर के रूप में की जाने वाली लेबोरियस कैलकुलेशंस के समाधान के रूप में किया था। 1642 में अपने अंतिम डिजाइन बनाने से पहले उन्होंने 50 प्रोटोटाइप देखे। उनके 9 उपकरण आज भी मौजूद हैं, जिनमें से सभी यूरोप के म्यूजियम्स में रखे हैं। पास्कलीन जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने में सक्षम है और इसमें कैरी मैकेनिज्म है। डिजाइन की जटिलता इतनी है कि पास्कल को उस समय की टरेट क्लॉक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले मानक लालटेन गियर को फिर से तैयार करना पड़ा और एक छोटा गियर तैयार करना पड़ा जो समान कार्य करने में सक्षम था। उन्होंने अंततः लेखांकन, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक वातावरण में उपयोग के लिए विशिष्ट प्रकार के कैलकुलेटर डिजाइन किए। पास्कलाइन तब तक गणना करने का सबसे आसान तरीका बना रहा जब तक कि थॉमस डी कोलमार ने 1851 में एथमोमीटर जारी नहीं किया। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय बाद मानव इतिहास के दौरान कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनका उद्देश्य एक ही जीवन देने वाले उद्देश्य को पूरा करना है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना और वहां पहुंचने के बाद उसे संग्रहित करना। इस तरह के सबसे शुरुआती आविष्कार ईरानी कॉनिट थे, जो पहली बार 3000 साल पहले दिखाई देने लगे थे और एक विचार के रूप में इतने मौलिक रूप से कार्यात्मक हैं कि उनमें से कई आज भी उपयोग में हैं। प्राचीन समय में ईरानी सर्वेक्षक पानी के एक ऊंचे स्रोत का पता लगाते थे, उदाहरण के लिए एक गुफा, झील या एक नदी का स्रोत, और फिर पानी को अपनी बस्तियों की ओर ले जाने के लिए पृथ्वी की सतह के नीचे लंबी ढलान वाली सुरंगें काटते थे। जमीन के ऊपर उनका एकमात्र संकेत वे छेद हैं जो हवा के शाफ्ट के रूप में काम करने के लिए खोदे गए थे, जो निर्माण प्रक्रिया के साथ आने वाली धूल को बाहर निकालते थे और उन्हें खोदने वाले श्रमिकों को सांस लेने की अनुमति देते थे। यह आसान काम नहीं हो सकता। खुदाई हाथ से की गई थी और कुछ सुरंगें 40 मील लंबी हैं। जब वे अंततः जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं तो वे मानव निर्मित नखलिस्तान बनाते हैं। यदि आप आज टैटू बनवाना चाहते हैं तो आप संभवतः काम करवाने के लिए एक साफ, स्वच्छ टैटू पार्लर में जाएंगे। आधुनिक टैटू पार्लरों को कानून के अनुसार सुरक्षित वातावरण प्रदान करना आवश्यक है। टेनेसी, यूएसए में 3620 साल पहले ऐसे कोई मानक नहीं थे। उस समय टैटू बनाने के लिए टर्की के पैरों की खोखली हड्डियों से ज्यादा रिफाइंड कुछ नहीं इस्तेमाल किया जाता था। अप्रैल 2021 में मिली जानवरों की हड्डियां न केवल यूएसए में पाई जाने वाली सबसे पुरानी टैटू बनाने की औजार हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पुरानी हैं। वे शायद 3620 साल से भी पुरानी हैं। वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए अनुमानों के मुताबिक यह बात कही गई है। पैमाने के दूसरे स्केल पर यह सुझाव है कि वे आश्चर्यजनक रूप से 5520 साल पुराने हैं। खोखला होने के अलावा हड्डियों के सिरों को जानबूझकर नुकीला किया गया है और उन पर अभी भी उस स्याही के निशान हैं जिसमें उन्हें डुबोया गया था। एक बार ऐसा माना जाता था कि मूल अमेरिकियों ने लगभग 3000 साल पहले तक टैटू बनवाना या पहनना शुरू नहीं किया था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सच नहीं है। हड्डियों के साथ उसी कब्र में पुरातत्वविदों को कुछ पिगमेंट से सने सीप भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल संभवतः स्याही की बोतल के रूप में किया जाता था। यह संभावना है कि कब्र में दफन व्यक्ति खुद टैटू कलाकार था। आजकल बहुत से लोग ब्रांडेड सामान खरीदने के लिए जुनूनी हैं, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग का इतिहास ज्यादातर लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा पुराना है। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि एक समय पर लगभग 1000 साल पहले यूरोप में हर योग्य योद्धा इस तरह की उल्फबेर्ट तलवार चाहता था। वे पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि वे शायद वाइकिंग प्रवृत्ति के रूप में शुरू हुए थे। हालांकि यह साबित नहीं किया जा सकता है। जहां तक हम जानते हैं, वे लोहे के साथ ढलाई से बनाई गई पहली तलवारें थीं, जिन्हें कार्बन के साथ पिघलाया गया और फिर एक सांचे में डाला गया। उस प्रक्रिया ने उन अशुद्धियों को दूर कर दिया जो उस युग के कई तलवारों से मजबूत थीं और उन योद्धाओं को युद्ध में लाभ देती थीं जिनके पास वे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यूरोप में कोई भी व्यक्ति कम से कम 200 वर्षों तक इस प्रक्रिया को दोहराने में सक्षम नहीं था।
इसलिए यह सवाल अज्ञात है कि वाइकिंग्स को यह विचार कैसे सूझा।